Hello everyone. Now we are going to discuss legal provisions for payment of dividend. So the first provision is that dividend must be paid in cash and not in kind. Here the amount of dividend must be in monetary terms. It should not be in the form of goods or services. So it is said that dividend must be paid in cash and not in kind. डिविडेंड का पेमेंट कैश में यानी ही पैसे के तौर पे होना चाहिए, मनी के तौर पे होना चाहिए, ना कि कोई वस्तु गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में होना चाहिए. सेकेंड प्रोविजन इज डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू शेयर होल्डर. डिविडेंड या तो चेक के द्वारा यानी ही वारंट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मोड जो कि आरबीआई ने अप्रूव किया है. ऐसे दो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक मोड NECS एंड NEFT, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये दो RBI द्वारा अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिसके द्वारा कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती हैं. सो डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. Next one is joint holding of shareholders or joint holding of shares. Dividend warrant should be sent to the registered address of the first named joint shareholder as per register of member, or to such a person as his address as the shareholder or joint shareholder have given to the company in the writing. तो अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स है, दो लोगों ने मिलके साथ में शेयर्स खरीदे हैं, तो जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में पहले आता है ऐसे मेंबर के रजिस्टर एड्रेस पे डिविडेंड पे किया जाएगा, सेंड किया जाएगा. डिविडेंड वारंट उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे सेंड किया जाएगा. या फिर ऐसे पर्सन को या पर्सन के एड्रेस पे कंपनी वो डिविडेंड वारंट भेजेगी जिस एड्रेस को शेयर होल्डर्स ने कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड किया है. सो बेसिकली शेयर होल्डर्स अपना एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस खुद देते हैं और वो एड्रेस कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड किया जाता है. तो अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो जिसका नाम पहले है उस पर्सन ने जो रजिस्टर एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे कंपनी डिविडेंड भेजेगी. नेक्स्ट इज द टाइम लिमिट. सो कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. जैसे ही डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर कंपनी ने डिविडेंड का पेमेंट कर देना चाहिए. अ डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही कंपनी डिविडेंड पे करेगी. सो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनके अरियर्स पे किए जाएंगे एंड लास्ट में अगर कुछ बचा तो वो इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड दिया जाएगा. सो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अरियर्स के पेमेंट के बाद, डिविडेंड के जो उनके अरियर्स रहते हैं उसके पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा. Next is, if shares are held in electronic form, dividend will be paid to the beneficial owner as per the statement furnished by the depository. If shares are held in physical form, dividend is paid to the shareholders whose name appear in the company's register of the member. तो अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो डिविडेंड शेयर होल्डर को डिपॉजिटरी के स्टेटमेंट के द्वारा दिया जाएगा. डिपॉजिटरी स्टेटमेंट फर्निश करेगा, उस हिसाब से उसको डिविडेंड पे किया जाएगा. और अभी मोस्टली
डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक रहता है तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिविडेंड जमा हो जाता है। और अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो जिस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन्ड है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिन शेयर होल्डर्स का नाम मेंशन्ड है, ऐसे शेयर होल्डर्स को हम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स बोलेंगे। उन शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इज गिवन time results in given time results in punishment to every director of the company will be liable to pay simple interest at the rate of 12% per annum during the period when default continues. So अगर within 30 days डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ है तो हर वो डायरेक्टर जो इसमें इन्वॉल्व है डिले पेमेंट के लिए वो पनिशेबल रहेगा। सेकेंडली कि कंपनी को वो अमाउंट पर 12% इंटरेस्ट भी, सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जितने दिन तक डिले होते जाएगा उतने दिनों तक का उनको 12% इंटरेस्ट उस डिविडेंड अमाउंट पे देना पड़ेगा। If company fails to comply with any of the requirements of this section, the company and director will be liable to pay fine. So ये जो लीगल प्रोविजंस बताई है इसको अगर कंपनी फुलफिल नहीं करती हैं पेमेंट करते वक्त तो कंपनी और उसके डायरेक्टर्स फाइन के लिए लाइबल रहेंगे। सो दीज आर द पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस unpaid unclaimed dividend. The dividend declared by company but has not been paid by it or claimed by a shareholder within 30 days of its declaration is termed as unpaid or unclaimed dividend. तो जैसे कि हमने देखा, it is the duty of company to pay dividend within 30 days of declaration. तो अगर 30 डेज़ के अंदर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है तो वो डिविडेंड कहलाएगा अनपेड डिविडेंड। और विद इन 30 डेज़ अगर शेयर होल्डर्स उसको क्लेम नहीं करते हैं तो वो कहलाएगा अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब इस अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दी है वो हम डिस्कस करेंगे। The total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed should be transferred to unpaid dividend account opened in a scheduled bank by the company. So company को एक सेपरेट अकाउंट शेड्यूल बैंक में ओपन करना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट और उस अकाउंट में कंपनी को ये जो अनपेड अमाउंट है डिविडेंड की या अनक्लेम डिविडेंड का जितना भी अमाउंट है वो टोटल अमाउंट इस अकाउंट में कंपनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दिस ट्रांसफ़र शुड बी विद इन 7 days ऑफ द एंड ऑफ द 30 days विद इन विच पेमेंट वॉज टू बी मेड। तो हमने जैसे देखा कि 30 दिनों के अंदर कंपनी को पेमेंट करना है। 30 दिन ख़त्म होने के बाद में जो शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया है डिविडेंड का या कुछ डिविडेंड ऐसे रह गए हैं जो कंपनी पे नहीं कर पाई तो 30 दिन का पीरियड ख़त्म होने के बाद विद इन 7 days कंपनी ने ये सारा पेमेंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए within 7 days of end of 30 days. Next is within 90 days of transfer of amount in unpaid dividend account, company is required to put on its website or any other website as approved by central government a statement which shows names, last known address and unpaid amount payable to each shareholder. तो ये अमाउंट अनपेड डिविडेंड की अमाउंट अकाउंट में शिफ्ट होने के बाद विद इन 90 डेज़ कंपनी को अपने वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जिसमें कि स्टेटमेंट या लिस्ट जिसको हम बोलेंगे उन शेयर होल्डर्स की लिस्ट जिनको डिविडेंड पे नहीं किया गया है या उन शेयर होल्डर्स की लिस्ट जिन्होंने डिविडेंड नहीं क्लेम किया है कंपनी को वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी।
सो दैट ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने क्लेम नहीं किया है डिविडेंड, वो लिस्ट को चेक करके, अपना नाम चेक करके क्लेम कर सकता है कंपनी से डिविडेंड. एनी क्लेमेंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट may apply to company for payment of money claimed. Any amount in unpaid dividend account of company which remains unpaid unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer shall be transferred by company to Investors Education and Protection Fund IEPF. तो हमने देखा कि विद इन 30 डेज डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए. अगर विद इन 30 डेज नहीं होता है तो अगले 7 दिनों के अंदर वो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड सेपरेट अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. उसके बाद विद इन 90 डेज कंपनी को लिस्ट डिस्क्लोज करनी है वेबसाइट पे. जिन जिन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अनपेड है या अनक्लेम्ड है उनकी लिस्ट. उसके बाद में अगर ये डिविडेंड फिर भी 7 ईयर्स तक अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है, एज इट इज़ वो उस डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहता है, तो 7 ईयर्स के बाद में कंपनी को ये अमाउंट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना होता है. उसका शॉर्ट फॉर्म है IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. 7 ईयर्स तक अगर वो डिविडेंड अनक्लेम्ड रहता है तो उसके बाद में ये अमाउंट, अनक्लेम्ड अमाउंट उस फंड में ट्रांसफ़र होगी. तो ये डिफरेंट प्रोविजंस है रिलेटिंग टू unpaid and unclaimed dividend. Thank you.